राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों ये वीडियो लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए, जो लोग सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। और सेल्फ स्टडी से आप दोस्तों बेसिकली इन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ के इस तरीके से आप केवल 7 से 10 दिन के अंदर लक्ष्मीकांत को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा सभी लोग और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा कि कैसे आपको इफेक्टिवली लक्ष्मीकांत 7 से 10 दिनों के अंदर पढ़नी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, इसको एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए बेल आइकन पे ऑल जरूर दबाइएगा। चलिए सबसे पहले दोस्तों लक्ष्मीकांत की बात करें तो लक्ष्मीकांत बुक जो है बहुत ही मोटी बुक है और बहुत ही बल्कि बुक है। तो छात्र क्या होते हैं, प्रथमतया से देखते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है पहली चीज़ तो, क्योंकि देखिए एक ऐसी बुक है जो कॉम्प्रिहेंसिव है और जिससे सीधे सीधे आपको यूपीएससी भी प्रश्न बना लेता है, यू स्टेट पीसीएस भी आजकल प्रश्न बना रहा है और यूपीपीएससी तो विशेष रूप से अब आपके प्रश्न बना ही रहा है। तो जब कथन कारण के प्रश्न आए, मल्टीपल स्टेटमेंट या कई सारे कथन वाले क्वेश्चन आए और मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न आए तो इनका एक ही तोड़ है, लक्ष्मीकांत एक ही जवाब है दोस्तों। पॉलिटी के सभी प्रश्नों के लिए, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, आरओ हो या जितनी भी परीक्षाएं हैं, लक्ष्मीकांत से बेस्ट कोई बुक नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि टोटल 70 चैप्टर के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। तो 70 के 70 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। जिन चैप्टर्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं चैप्टर्स को आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये भी मैं बताऊंगा। ये रणनीति सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो स्टार्टिंग के हैं उसको पढ़ने हैं, जैसे कि आपके संविधान का निर्माण कैसे हो गया, संवैधानिक विकास कैसे हुआ दोस्तों, ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, संविधान की पृष्ठभूमि क्या है ये पढ़ लेना है, संविधान की प्रस्तावना क्या है ये पढ़ लेना है। ठीक है, और संविधान के स्रोत क्या हैं, क्या चीज़ कहाँ से ली गई है ये आपको पढ़ लेना है। मतलब फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है संविधान के महत्वपूर्ण भाग और अनुसूचियाँ, ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इतना पढ़ने के बाद आप आते हैं मेन, आपका जो संविधान शुरू होता है उसके बाद मेन संविधान में अनुच्छेद 1 से फिर हम लोग आते हैं। अनुच्छेद चैप्टर टिक करते जाइएगा अपने लक्ष्मीकांत में, चैप्टर टिक कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं अनुच्छेद 1 से 4 संघ और राज्य क्षेत्र। इसके बाद हम लोग आते हैं सिटीजनशिप नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद। इसके बाद 12 से 35 अनुच्छेद मौलिक अधिकार, फिर 36 से 51 निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी और फिर 51 का आपका हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर है, सबको समझ में आ गई बात? इतना आप सबको याद रखना है, इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बात करें संविधान के तो आपका संविधान संशोधन हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 352 से 360 368 हो गया संविधान संशोधन का। केंद्र राज्य संबंध हो गया, संघीय प्रणाली हो गया। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं दोस्तों, जिससे एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं। इसके बाद दोस्तों आपकी राज्य व्यवस्था आती है, क्या पॉलिटी फिर आती है आपकी। ये कॉन्स्टिट्यूशन था अभी तक, अब पॉलिटी आती है दोस्तों। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैसे पढ़ने के बात समझिए। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, दिमाग में एक चीज़ स्पष्ट रूप से बना के रखिएगा। पहले चीज़ आपको क्या करना है कि आपको केंद्र और राज्य को साथ में लेकर चलना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है। जैसे केंद्र के स्तर पर कार्यपालिका कौन है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। ठीक है, जो कार्यपालिका का नामित प्रमुख है, जो कार्यपालिका का प्रमुख है बेसिकली कह लीजिए, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, वास्तविक कौन है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद। तो आपका राष्ट्रपति हो गया, फिर आप पढ़ेंगे क्या, उपराष्ट्रपति, और फिर राज्य का पढ़ लेंगे, प्रमुख कौन है, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है। ठीक है, नामित कार्यपालिका भी राज्यपाल ही है, राष्ट्रपति भी संवैधानिक प्रमुख भी है और नामित कार्यपालिका भी है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, फिर उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति, फिर राज्यपाल। ये 3 चैप्टर लगातार पढ़िए तो प्रावधान आपको मिलेंगे एकदम कॉमन मिलेंगे। बस केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति का काम है, राज्य के स्तर पर राज्यपाल का काम है। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है प्रधानमंत्री, वास्तविक कार्यपालिका, प्रधानमंत्री पढ़ लीजिए, मंत्रिपरिषद पढ़ लीजिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, फिर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री पढ़ लीजिए राज्य के स्तर पे, और फिर राज्य की मंत्रिपरिषद पढ़ लीजिए। इसके बाद केंद्र के स्तर पे आता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, फिर राज्य के स्तर पे महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। इसके बाद दोस्तों कार्यपालिका आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद विधायिका पे आइए। विधायिका में दोस्तों संसद है, पार्लियामेंट। ठीक है, राज्य केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे राज्य विधानमंडल, जिसमें आपकी क्या क्या आते हैं, राज्य विधानसभा और विधान परिषद। सभी राज्यों में नहीं है विधान परिषद, केवल 6 राज्यों में। ठीक है, याद रखिएगा केंद्र के स्तर पे लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ राष्ट्रपति अभिन्न हिस्सा है संसद का,
केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे राज्यपाल भी अभिन्न हिस्सा है विधानमंडल का। ठीक है, ये आपकी विधायिका हो गई। फिर आ गई आपकी न्यायपालिका। न्यायपालिका दोस्तों इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। ठीक है, लेकिन इसको भी हम लोग कंपैरेटिव पढ़ेंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट पढ़ लीजिए, फिर आप हाई कोर्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, और फिर अधीनस्थ न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पढ़ लीजिए। अगर आप चाहें तो आप न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म भी पढ़ सकते हैं, वैसे नीड नहीं है, इतने से काम हो जाता है। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। इसके बाद दोस्तों फिर आ जाता है केंद्र राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आपने पढ़ ली। फिर आ जाइए पंचायत और नगर पालिका। ये स्थानीय स्तर पे जो सरकारें हैं, पंचायत और नगर पालिका। ठीक है, ये पूरा पढ़ लेना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है जो कार्यपालिका की सहायता के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसमें संवैधानिक संस्थाओं में आपको सबसे पहले पढ़ लीजिए सारा। संवैधानिक संस्थाओं में नीति आयोग, सॉरी आपका फाइनेंस कमीशन हो गया, सीएजी हो गया। ठीक है, सीएजी, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ये सारे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका नाम सीधे संविधान में है, जिनको सीधे संविधान से शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, जिनका अनुच्छेद में वर्णन आपको मिलता है सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो। जैसे अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, यूपीएससी अनुच्छेद 315। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अनुच्छेद 148 में सीएजी, ये सीधे अनुच्छेद में वर्णन मिलता है, संविधान में सीधे उल्लेख मिलता है, सीधे संविधान से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। इसके बाद गैर संवैधानिक संस्था में आ जाइए। कौन कौन सी संस्थाएं दोस्तों? नीति आयोग हो गए, पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग। इसके बाद दोस्तों संवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक संस्था में दो प्रकार की संस्थाएं हैं, पहले समझिए। एक सांविधिक है जो संसद के अधिनियम के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, और दूसरी हो गई कैबिनेट के प्रस्ताव के तहत बनाई गई गैर सांविधिक संस्थाएं। ठीक है, तो गैर सांविधिक में नीति आयोग, योजना आयोग और आपकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। याद रखिएगा, योजना आयोग तो अब है नहीं, तो एनडीसी और नीति आयोग आपकी गैर सांविधिक है, जिनका कैबिनेट के प्रस्ताव से गठन किया गया और संसद के अधिनियम के द्वारा। बाकी जो आपकी बचती हैं, जैसे आपका एनएचआरसी हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लोकपाल हो गया, ये आपको याद रखना है। ये सब क्या है? ये सब आपकी संसद के अधिनियम द्वारा बनाई गई हैं, इसलिए आपकी ये सांविधिक संस्थाएं हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। और वो नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों हैं, गैर संवैधानिक दोनों हैं, सांविधिक भी हैं, गैर संवैधानिक, सांविधिक एनएचआरसी और लोकपाल इत्यादि, और गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक, ये आपकी नीति आयोग और एनडीसी इत्यादि। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना आपको पढ़ लेना है दोस्तों, याद रखिएगा। इतना अगर आपने ईमानदारी से कर लिया तो आपका पॉलिटी का मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, 80 से 90% प्रश्न आप लोग सब लोग आराम से सही करके आएंगे। बहुत अच्छे से पढ़िएगा। रिवाइज करने के लिए लास्ट में आर्टिकल्स भी देखिए दिए गए हैं आपको, तो उन आर्टिकल्स को भी अच्छे से रिवीजन के समय आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पेक्ट्रम की बताऊंगा, स्पेक्ट्रम के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं और उसको कैसे पढ़ना है। और जितना मैंने आपको बताया, ये मात्र 7 से 10 दिन के अंदर आप आराम से पहले इस चैप्टर्स को टिक कर लीजिए या नोट कर लीजिए, और 7 से 10 दिन के अंदर आप आराम से 2-2 चैप्टर करके एक दिन में करके 7 से 10 दिन में पूरी लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल मैंने 27-28 चैप्टर बताए हैं, बता रहा हूँ, और बहुत आराम से दोस्तों। मैक्सिमम आपको टाइम लगेगा तो आपको 14 दिन, लेकिन 10 दिन के अंदर आप बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन सभी चैप्टर्स को चाहते हैं पढ़ना, तो मैंने दोस्तों एप्लीकेशन पर, चाहे हमारी आरओ की विजय बैच चल रही है 3.2 और चाहे यूपीपीसीएस की 2025 की फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हुई है, इन किसी भी बैच को ज्वाइन करके आप सभी लोग दोस्तों पूरी लक्ष्मीकांत मेरे से पढ़ सकते हैं, पूरी स्पेक्ट्रम मेरे से पढ़ सकते हैं, पूरी एनसीईआरटी आधारित क्लासेस आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी करिए। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो विजय बैच आपके लिए है, और पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो फाउंडेशन बैच आपके लिए है। और दोनों बैचेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फटाफट से ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक सही स्तर पर करिए और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर तैयारी करके सिलेक्शन की दिशा में कदम आगे बढ़ाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।